उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए बड़ा फैसला आया है, बहुत इंतजार था बच्चों को, मूल्यांकन कैसे होगा? अब इस फैसले के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है स्टूडेंट्स के बीच? सबसे बड़ा दरअसल मामला इसीलिए था क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जो क्राइटेरिया है वो लिया जाएगा। तो अब ये जो बच्चे क्लास में ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है, अभी आपसे फिर हम संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच हम ये भी दिखा रहे हैं कि सीबीएसई के लिए क्या फॉर्मूला तय हुआ है 12th के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का। 10वीं और 11वीं के 30% मार्क्स को शामिल किया जाएगा और 12वीं प्री बोर्ड के 40%, और इस आधार पर ये नतीजे तय होंगे। हालांकि जो सब्जेक्ट्स नेहा काउंट किए जाएंगे उसमें बेस्ट 3 को शामिल किया जा रहा है। उसमें वो सब्जेक्ट्स छोड़ दिए जाएंगे जिसमें कम नंबर आए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो किसी तरह का, ओवरऑल परसेंटेज उनका ठीक रहे। यही वजह है कि ये तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अब इस फॉर्मूले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि 12वीं के जो नंबर आएंगे वो 30-30-40 का फॉर्मूला होगा, यानी कि 30% 10वीं के मार्क्स, 30% 11वीं के मार्क्स और 40% 12वीं के बोर्ड के मार्क्स, इन्हें सम्मिलित किया जाएगा ओवरऑल जो आपका परसेंटेज काउंट होगा उसमें। यानी कि अब एक तरीके से सीबीएसई के लिए कम से कम तस्वीर साफ हो चुकी है। बाकी बोर्ड्स भी हो सकता है इसी तरह के फॉर्मूले के साथ सामने आए, लेकिन अभी फिलहाल सीबीएसई के छात्रों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि 12वीं के सीबीएसई के छात्रों के अंकों को कैसे काउंट किया जाएगा। हमारे पास बात आ रही है वो सीधे जान के ऊपर आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जान से ऊपर कुछ भी है। 12th का जो भी क्राइटेरिया आता है इवैल्यूएशन का, सीबीएसई मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल एक फेयर क्राइटेरिया निकालेगी जिसमें ज़्यादा बच्चों का नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन पे रहेंगे। तो हमें सबको ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसी में हम फायदेमंद हैं। तो ये आपने सीधे सीधे बच्चों की राय सुनी नेहा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो परीक्षाओं से दूर रखा गया, लेकिन इवैल्यूएशन सही हो, क्योंकि इसके आगे बच्चों को कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां करनी है, इसलिए एक अच्छा आधार बने। पर क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स, संतुष्ट हैं इससे? ठीक है, लौटेंगे आशुतोष के पास। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब रिजल्ट का आधार क्या होगा सीबीएसई के छात्रों के लिए, ये दरअसल एक तरीके से इसका मूल्यांकन का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 10वीं 11वीं के 30% और 12वीं के 40% प्री बोर्ड के अंकों को शामिल किया जाएगा। लेकिन देश भर के छात्रों में इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कई छात्रों की तरफ से कहा गया कि उनके अंक 10वीं और 11वीं में उतने अच्छे नहीं है, इसलिए आधार इन्हें ना बनाया जाए। 12वीं उन्होंने कड़ी मेहनत करी है, इसलिए सिर्फ 12वीं में फिजिकली उन्हें परीक्षाएं कंडक्ट कराने दी जाएं। लेकिन कई छात्रों का ये मानना है कि जान है तो जहान है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब फिजिकली परीक्षाएं कंडक्ट कराना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में किसी फॉर्मूले के साथ सामने आना होगा। जी आशुतोष हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। आशुतोष, हम पहले ठीक से सुन नहीं पाए थे स्टूडेंट्स की बात। जो फॉर्मूला तय हुआ है 30+30+40 और बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, बच्चे संतुष्ट हैं इससे? क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? मीनाक्षी, इस स्कूल में बच्चे शिक्षक दोनों हैं, तो शिक्षक से शुरुआत करते हैं क्योंकि इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं उनसे शुरुआत होगी। सबसे पहले से पहले बच्चों पे जाऊं, 30-30-40 का ये फॉर्मूला। 10वीं की परीक्षा का टेम्परामेंट अलग होता है, विषय अलग होते हैं, 11वीं 12वीं विषय अलग होते हैं। क्या ये आधार बच्चों को फायदा दे पाएगा? देखिए ऐसा है, अब सीबीएसई को किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आना था तो उन्होंने ये डिसाइड किया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी सोच समझकर इस निर्णय पे वो पहुंचे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट ले सके। बाकी उम्मीद यही है कि ये क्राइटेरिया सक्सेसफुल होना चाहिए, बट हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा क्राइटेरिया पे अगर 30% और 30% 10th और 11th का थोड़ा रिड्यूस कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 11वीं के जो मार्क्स हैं उसको भी 30% का आधार बनाना और 10वीं की परीक्षा का आधार आपके भविष्य के लिए 12वीं के नतीजे के वैल्यूएशन के लिए कितना सही है? सर, पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो हमें 12वीं का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, हमें सीबीएसई पर पूरा भरोसा है।
ये जो समय था वो बहुत प्रतिकूल था। आप देखें दुनिया भर में जिस तरह की महामारी थी, लेकिन भविष्य भी इंपॉर्टेंट। अब आगे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, इस इवैल्यूएशन का आधार आपके लिए कितना कारगर होगा? सर, जो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है, बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका, क्योंकि 11th का जो है बच्चे जो है समझने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। प्लस अब जो है हमारा आगे जाके हमने किसी ने सोचा नहीं था कि 12वीं में ऐसा हमारे साथ होगा। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। कुछ और छात्र हम जाएंगे, माइक आप उनको दें और ये बताएं कि 11वीं में छात्र क्या उतनी ही मेहनत करते हैं जो वो 12वीं की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, और 30% का फॉर्मूला क्या कारगर होगा? नहीं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर डीयू या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। तो 11वीं में बच्चे अपने सब्जेक्ट से घुलते मिलते हैं और सिर्फ विषय को समझने में अपनी पूरी रुचि लगा देते हैं, और 12वीं में वो नंबरों के लिए अपनी मेहनत करते हैं। 10वीं की परीक्षाओं के जो विषय होते हैं, क्या वो 12वीं में भी उतने ही कारगर हो पाते हैं? यानी आपने वहां जो गणित पढ़ा है, जो विज्ञान पढ़ा है, जो फिजिक्स पढ़ा है, क्या वो 12वीं के लिए उतना ही कारगर है? वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि दोनों में आपस में कोई भी मैच नहीं है। 11वीं 12वीं के जो विषय हैं और 10वीं के जो विषय हैं वो आपस में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, सिर्फ अगर हम अंग्रेजी को छोड़ दें। लेकिन अगर चुनौती जीवन बचाने की हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाओं में बच्चों को सीधे नहीं डाला जा सकता, अब ऐसे में रास्ता क्या बचता? अगर एक ऐसा मौका मिले कि ये परीक्षाएं होती हैं, आपको अपने ग्रेड सुधारने हैं, तो आगे किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जा सके ताकि आप अपने नंबर सुधार सकें? जी बिल्कुल। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी है। अगर आगे फ्यूचर में परिस्थितियाँ सही हों और अगर सरकार और हमारे सारे परीक्षा लेना चाहें, तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेंगे और बिल्कुल अपनी जी जान लगा देंगे, उनको अपने आप को साबित करेंगे और बिल्कुल अच्छे से उनके लिए तैयारी करेंगे। ऐसा भी होता है कि 10वीं में बच्चे जो मेहनत करते हैं वो नंबर कई बार कम हो, लेकिन 11वीं 12वीं में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। 10वीं का 30% का फॉर्मूला आपके लिए कितना फायदेमंद होगा ऐसे में? जो बच्चे 11वीं 12वीं में मोटिव रखते हैं मेहनत करने का, वो 10वीं से करके आते हैं, क्योंकि 10वीं कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10वीं का इवैल्यूएशन 30% बहुत कई हद तक फेयर है। बट जहाँ तक मैं बात करूँ 11वीं की, 11वीं में आके हमें चीज़ों को समझने में काफ़ी देर लग जाती है, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषयों को, तो हम 11वीं को इतना सीरियसली नहीं ले पाते जितना हम मेहनत 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए करते। एक रात पहले हम जितनी जी जान लगाते, हम वो किसी रात में इतनी मेहनत नहीं कर पाते। 12वीं की परीक्षा अपने आप में अलग हो जाती है, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए एक रास्ता तो निकालना था। अब मान लीजिए 11वीं में आपने अगर कम नंबर है, 12वीं में आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो 40% वेटेज 12वीं के लिए दी गई है। उसमें आपके प्री बोर्ड भी हो जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पर 11th में हम इतना नहीं करते, क्योंकि हमें 11th में पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पैंडेमिक होने वाला है, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, तो हमारा एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और एंट्रेंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज भी कई एग्जाम्स मांगते हैं कि इतने मार्क्स तक हो पाता है, तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा तो हम बहुत सारे वो नहीं दे सकते। दरअसल मीनाक्षी, अगर आप इन बच्चों की बात समझें तो इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता ये है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में, उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे। जी आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। और आशुतोष, ज़रूर आप इन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट करिएगा, जितने क्लैरिटी के साथ इन्होंने अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को साझा किया है, वाकई बहुत इंप्रेसिव है। और ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ ये इन स्टूडेंट्स के मन में नहीं होंगे, बल्कि देश में और भी बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, लगभग ऐसी ही चिंताएं उनके मन में भी हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स इस वक्त उन बच्चों का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आशुतोष आपके पास। संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। संजय, एक फॉर्मूला तो सुझाया गया है, उस फॉर्मूले को लेकर कुछ लोगों ने वेलकम भी किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ ने चिंताएं भी जाहिर की हैं, लेकिन अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी? कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी कोर्ट छात्रों की तरफ से जो चिंताएं छात्रों की है वही चिंताएं कोर्ट की भी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसी समिति है जो परीक्षा के बाद अगर ग्रीवेंसेस हो स्टूडेंट्स को, उसके निवारण के लिए कोई समिति। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसी समिति बनाने पर भी विचार हो रहा है। और ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि परिणाम किसी भी सूरत में एक टाइम लाइन होनी चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें परिणाम आए। और सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक वो परिणाम घोषित कर देंगी। इस पर
ये सहमति बनी है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं इसके तमाम तीनों साल के एग्जाम में 30%, 40% इस तरह से वर्गीकृत किया गया है और उसके एवरेज के आधार पर छात्रों के रिजल्ट होंगे। और ये भी कहा गया है कि जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उसको काउंट किया जाएगा। यानी एक ऐसा फॉर्मूला बनाने पर विचार कर रहा है जिसमें छात्रों को ऐसा नहीं लगे कि वो एग्जाम देते तो ज्यादा बढ़िया था। और सरकार भी ऐसा, सीबीएसई भी ऐसा फॉर्मूला लेकर आई है जिससे कोर्ट ने कई सारे ऐसे सवाल पूछे हैं जो छात्रों के चिंताओं का, उनके आशंकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन सवालों के जवाब सरकार से जानने चाहे हैं, जिस पर जो सीबीएसई ने हलफनामा दाखिल किया था उस हलफनामे पर पूरी चर्चा चल रही है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि एक जिसमें छात्रों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और इस तरह का एक फार्मूला कोर्ट में एक तय कर लिया जाएगा जिससे कि परीक्षाएं भी हो जाएं, छात्रों की योग्यता की जांच भी हो जाए, परख हो जाए और साथ ही उन्हें कोविड के संकट से जूझना भी ना पड़े। लौटूंगे आपके पास संजय। आशुतोष का रुख करेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट्स के बीच में मौजूद हैं। आशुतोष, जितनी भी बात आपने दरअसल अभी तक छात्रों से की, उनका ये कहना था कि कई बार 11 के जो सब्जेक्ट होते हैं 11वीं के, उनसे फेमिलराइज होने में, उनकी परीक्षाएं देने में वो उतने सीरियस नहीं होते जितने 10वीं और 12वीं को लेकर होते हैं। ऐसे में उन्हें क्या ये लगता है कि इक्वल वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10th के मुकाबले? ये फॉर्मूला कुछ अलग हो सकता था जिसमें सबसे कम वेटेज 11वीं के नंबर्स को दिया जाता? बिल्कुल सही बात आपने उठाई है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं अपने छात्रों में तो हमेशा फोकस ये होता है कि बोर्ड परीक्षाओं में हम कितना बेहतर करें, इसलिए 9वीं में बच्चे कम हो जाते हैं, 11वीं में आप देखें उनका पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड की तैयारी में होता है। तो क्या अगर सीबीएसई ऐसा कोई पैटर्न लेकर के आए कि 11वीं और 10वीं का जो वेटेज है उसको औसतन कम करके 12वीं के जो नंबर हैं प्री बोर्ड या दूसरे असेसमेंट पर बढ़ाया जाए, वो ज्यादा कारगर होंगे? हाँ जी, हाँ, मेरे अनुसार 10वीं और 11वीं की वेटेज को कम करके वो अगर अमेंडमेंट करके 12वीं की वेटेज को अगर बढ़ाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि एवरेज उसकी ज़्यादा हो जाएगी और इवेंचुअली लास्ट में जो परसेंटेज बन के आएगी वो ज़्यादा बनेगी। और क्योंकि 11th में बच्चे जनरली कम ही स्कोर करते हैं। 10वीं में भी बच्चे मेहनत तो करते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए और ऐसा नहीं है कि 11वीं में पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कितनी कटौती करके कहां एडजस्ट किया जाना चाहिए जिससे आपको लगता है कि आपका इवैल्यूएशन सही दिशा में हो? ऐसे परसेंटेज बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, पर हाँ 11वीं को कम से कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम 10वीं में भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपना हम बेस्ट देते हैं, हम 12वीं में भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके अपना बेस्ट देते हैं, पर 11वीं में हम इतना फोकस नहीं करते। तो 11वीं को सबसे कम परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग देनी चाहिए। 30% ज्यादा नुकसानदायक है। तो नेहा हमारे साथ ज्योति अरोड़ा जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो भी जुड़ रही है। बच्चों का जो राय है वो एकदम साफ है। सवाल कीजिएगा आशुतोष कि 11वीं के सभी 5 सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाएगा, 10वीं के बेस्ट ऑफ 3 लिए जाएंगे और 12वीं के प्री बोर्ड्स, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी उस समय में कंडक्ट किए गए जबकि पैंडेमिक चल रहा था। ये कहां तक सही मानती हैं ज्योति जी? पूछिए जी। ये वही सवाल आखिर जो सीबीएसई का फॉर्मूला है कि 10वीं के सबसे बेहतरीन 3 सब्जेक्ट जुड़े जा रहे हैं, 11वीं के 5 सब्जेक्ट जुड़े जा रहे हैं और प्री बोर्ड इसी कोविड के टाइम, ये जो सवाल है कि प्री बोर्ड तो हुए थे तब कोविड था, इस आधार पर जो असेसमेंट होगा वो बच्चों के लिए कितना तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होगा? देखिए, ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, पैंडेमिक है और ऐसी स्थिति शायद पहले कभी किसी ने फेस नहीं की है और इस डिसीजन पर पहुंचना बहुत चैलेंजिंग था इवन फॉर सीबीएसई एज वेल। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग ये जो 13 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी हुई है, आई एम वेरी श्योर दैट लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड थॉट्स माइट हैड गॉन इनटू एंड डिसीजन बहुत बैलेंस्ड है, क्योंकि मैं इस चीज को नहीं मानती कि असेसमेंट इज ऑल अबाउट राइटिंग 3 hours ऑफ एग्जामिनेशन। असेसमेंट इज ऑल्सो अबाउट चेकिंग योर लर्निंग्स, यू नो। आप इंटरनल जो आधार है उसको और आप बेहतर कर सकती है। बच्चे आपके यहाँ 10वीं में पढ़े, 11वीं में पढ़े, 12वीं में कर गए, लेकिन इन बच्चों के सामने दरअसल सवाल ये है कि 11वीं के 5 विषय उठा लिए जाएं, 10वीं के 3 सबसे अच्छे विषय उठा लिए जाएं और उनके आधार पर इवैल्यूएशन होगा, तो क्या ये आपके लिए जस्टिस होगा, न्यायपूर्ण होगा अगर विषयों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है? सर, अगर विषयों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है तो ये बिल्कुल हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हर बच्चा हर विषय में अच्छा नहीं कर सकता। उसके सबसे अच्छे विषय उठाया जाए तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा बनेगा और अंत में बच्चा यही चाहता है कि उसका रिजल्ट उसके हिसाब से सबसे अच्छा बन के। 11वीं 12वीं में देखिए कुछ बच्चे हैं, आप में से कॉमर्स के कितने हैं, जरा हाथ उठाएं। देखिए यहाँ पर नेहा हमारे साथ 3 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे ये कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बाकी सारे विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब 10वीं में क्या वही टेम्परामेंट विषयों का होता है जो आपको 11वीं 12वीं के कॉमर्स में मिलता है?
जी, कॉमर्स के बच्चों के पास आते हैं, क्या आपको वही टेम्परामेंट मिलता है आगे? जी, 11वीं और 12वीं के जो विषय हैं वो बहुत ही अलग हैं जो हम 10वीं में पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में थोड़ी सी समानता कह सकते हैं, अदरवाइज सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो नए होते हैं, उनके अंदर के जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी विज्ञान के जो छात्र हैं उन्हें तो फायदा एक तरह से मिल सकता है, कॉमर्स के जो छात्र हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। हमने सब्जेक्ट्स को पहचाना हुआ होता है, पर ऐसा नहीं है कि हमें उसकी पूरी नॉलेज होती है। साइंस जो हम 11th में आके पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, बहुत अंदर बेसिक्स नहीं होते, उसको समझने में काफ़ी वक्त लगता है, कैसे उनको रिलेट करना है, कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं। 10th में बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, तो 11th में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। कॉमर्स के छात्रों को किस तरह की दिक्कत होती है? सर कॉमर्स के छात्रों को जो दिक्कत बेसिकली 10th और 11th 12th में जो डिफरेंस है वो सब्जेक्ट्स का पूरा ही पलट जाता है। अगर आप विद मैथ्स हो तो फिर भी आपके पास इंग्लिश और मैथ्स होता है, लेकिन अगर आप विदाउट मैथ्स स्टूडेंट तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है जो कॉमन है। तो आप इसके आधार पे नहीं इतना अच्छे से मेजर कर सकते हो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। जिस छात्र को परीक्षा देनी है, जिसे आगे एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, अगले वहाँ विद्यालयों में एडमिशन लेना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, वो अपने विचारों को लेकर के एकदम साफ हैं कि अगर इवैल्यूएशन का आधार ये होगा तो क्या उन्हें वही जो उम्मीदें थी उम्मीदों के मुताबिक ग्रेड मिलेंगे और उसी ग्रेड के आधार पर क्या आगे दाखिला होगा। दरअसल ये चिंताएं अब उस भविष्य को लेकर के हैं। नेहा, बिल्कुल, और फाइन ट्यूनिंग और फाइन प्रिंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे छात्रों का भविष्य दरअसल आशुतोष तय होगा। 12वीं के जो मार्क्स होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण आगे के करियर के चुनाव के लिए, और ऐसे में 30-30-40 का ये जो फॉर्मूला कोर्ट की तरफ से सुझाया गया है, क्या वाकई छात्रों के लिए बेहतर साबित होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही ये इस वक्त आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये वही हलफनामा है जो आज कोर्ट में दिया गया है। फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन अभी कोर्ट में चर्चा जारी है, जिस बात की जानकारी संजय भी हमें दे रहे थे। इस बीच स्टूडेंट्स से भी हमने आपको लाइव बातचीत दिखाई, आशुतोष उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो मालूम चल रहा है कि उनके मन में कई चिंताएं भी हैं एग्जाम्स को लेकर, इस कैलकुलेशन को लेकर। सबसे मुख्य रूप से जो चिंता दिखाई दे रही है वो 11th के मार्क्स को लेकर है। स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह का फीडबैक दिख रहा है कि 11th का वेटेज 30% से भी थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो तैयारी होती है वो बाकी के बोर्ड एग्जाम यानी 10th और 12th से तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये एक चिंता जरूर स्टूडेंट्स के मन में दिखाई दी, लेकिन अब कोई ना कोई फॉर्मूला तो आना था और वक्त कम था, तो इस लिहाज से अभी एक सुनवाई और चर्चा कोर्ट में जारी है, लेकिन इंतजार रहेगा कि इस पर और क्लैरिटी एक ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से कैसे सामने आती है। आशुतोष, जब आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं वो लगातार 11th के वेटेज को कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स ने चर्चा के साथ ये पूरा प्लान तैयार किया है उन्होंने भी कुछ सोच समझकर इसको तैयार किया होगा। उस लिहाज से बदलाव की कितनी संभावना हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं मीनाक्षी। मैं 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई थी वो विज्ञान स्ट्रीम से थी। अब ये पता था कि 12वीं में आपको जो है बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो 11वीं में अक्टूबर नवंबर के बाद सेमेस्टर देने के बाद पूरा फोकस दरअसल बोर्ड परीक्षाओं के लिए हो जाता था, क्योंकि 12वीं की पढ़ाई तैयारी दरअसल दिवाली के बाद से शुरू कर दी जाती थी। और ये अमूमन सबके साथ होता है कि जब आप उस तैयारी में करते हैं तो 11वीं की जो आखिरी नतीजे हैं आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई बच्चा 50-60% भी ले आता है, लेकिन 12वीं में आप देखिए कोई 90% ले आता है। लेकिन क्या कोई रास्ता इसमें निकल सकता है? आपको लगता है कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हों या 11वीं में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, उस वेटेज को अगर 12वीं के 40% मार्क्स देखे जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आगे होंगे उसमें वो अच्छा कर जाएं? जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी वो ऐसा बिल्कुल है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ तक मेरे को पता है हर स्ट्रीम में 11th और 12th दोनों ही आती है, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो 11th 12th। बट हमारे साथ ये भी होता है कि 12th के एंड में हमें इतना टाइम मिलता है कि हम 11th दोबारा अच्छी से पढ़ सकते हैं। उस समय हम 11th एक बार पढ़ते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतनी अच्छी से हमें समझ में नहीं आता, पर जब हम 12th कर लेते हैं समझ जाते हैं कि एक्चुअली में कितना बेसिस है उसका, तो हम 11th और अच्छे से समझ पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल अच्छी से दे पाते हैं हम। मीनाक्षी, आप सभी बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि आप और जुड़ा हुआ है 12th के एग्जाम्स को, जो प्री बोर्ड जिसका कैलकुलेशन 40% बताया गया है, लेकिन प्री बोर्ड तो कई स्कूल्स में ऑप्शनल होता है। ऐसे में क्या फाइन प्रिंट तैयार किया जाएगा, उनके लिए क्या विकल्प होगा? क्योंकि उन लोगों ने तो, उन छात्रों ने प्री बोर्ड दिया ही नहीं है, उनके पास वो विकल्प था देने या नहीं देने का।
तो इस सवाल की शुरुआत सबसे पहले प्रिंसिपल से करते हैं। ज्योति अरोड़ा जी, एक सवाल ये भी आया है कि कई सारे जो स्कूल हैं वहां पर तो प्री बोर्ड की भी तैयारियां नहीं होती हैं। पूरा साल पैंडेमिक में चला गया। पिछले साल जो बच्चे 11वीं से अब एलिवेट होकर 12वीं में आए तो प्री बोर्ड की तैयारियां नहीं मिली, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस मिले, फिजिकल प्रैक्टिकल के वो चांसेस नहीं मिले। इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है जो तर्कपूर्ण हो? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैंडेमिक की सिचुएशन है और हमारी बहुत डाइवर्सिटी को हम डील करते हैं। CBSE इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट बोर्ड ऑफ द कंट्री, केटरिंग टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे वेलकम मूव ये है कि CBSE ने सभी बच्चों को ऑप्शन दिया है। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, दे कैन ऑलवेज राइट देयर एग्जामिनेशन व्हेनेवर द सिचुएशन इंप्रूव। स्थिति बेहतर हो तब आप परीक्षा लिख सकते हैं। क्या ये न्यायपूर्ण लगता है आपको कि परिस्थिति बेहतर हो तब आप परीक्षाएं दें और वो नंबर फिर आगे आपके किसी काम आएंगे? नंबर तो काम तो आएंगे, परंतु वो समय कब हम देंगे वो सवाल सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि हम कब जाके एग्जाम देंगे, कब इस असेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट आएगा, कब है स्थिति सही होगी, वो हम कभी नहीं बता सकते कब स्थिति सही होगी। स्कूलों में प्री बोर्ड नहीं हुए, लेकिन देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां तो मोबाइल इंटरनेट या ऐसी सुविधाएं भी नहीं पहुंची कि बच्चे रोज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें या वो पढ़ सकें या उन्हें वो तैयारियों का मौका मिला। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम प्रतिक्रियाएं पहुंचाने का, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो छात्र हैं जो दरअसल अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। कब ये पैंडेमिक खत्म होगा, कब इन ऑनलाइन क्लासेस से मुक्ति मिलेगी और कब ये 12वीं के जो रिजल्ट का फॉर्मूला तय किया गया है ये इंप्लीमेंट हो सकेगा और पूर्ण रूप से उनका रिजल्ट आ सकेगा। फिलहाल रुकेंगे इस ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।